हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 4.3 प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आप देखिए यहाँ पर आपके पास 4 भाग दिए हुए हैं और आपको प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है, अर्थात ग्राफ बनाना है। देखिए, अब सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होगी। तो देखिए, आप सबसे पहले तो इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे और दूसरा उनके अलावा हम बात करते हैं कि आखिर इस प्रश्न में हम क्या क्या करें तो हम ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये एक रैखिक समीकरण है चारों, और आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण है मतलब इनके यदि ग्राफ आप बनाएंगे तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अर्थात सरल रेखा आपके पास आएगी। जैसे ये आ सकती है, ये आ सकती है, कोई ये आ सकती है, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। हो सकता है देखिए देखने में ये आपको थोड़ा लग रही हो कि बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है, तो देखिए जैसे एक सीधी रेखा ये आ गई, हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी सीधी रेखा आ जाए। तो यहाँ से ये तो आपको समझ में आ गया कि एक सीधी रेखा आएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी आपको लाइन बनानी है तो आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास केवल एक बिंदु है तो आप एक सरल रेखा फिक्स नहीं कर सकते कि कौन सी आपको बनानी है, क्योंकि आप देखो इससे आपके पास अनंत रेखाएं बनाई जा सकती हैं। देखिए, एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी रेखा। आप देखो इस बिंदु से आपके पास 5 रेखाएं अभी मैंने बना दी। बनाने को देखिए और भी हम बना सकते हैं। देखिए एक ये छठी रेखा हो गई, एक देखिए 7वीं रेखा हो गई, तो ऐसी बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। अच्छा चलिए, ये तो समझ में आ गया कि हमें एक बिंदु चाहिए से नहीं बन सकती। अब आप ये देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। अगर अब हम केवल 2 बिंदु कोई से भी ले लें, मान लीजिएगा एक बिंदु आपने ये लिया और एक बिंदु आपने ये लिया, तो अब आप देख रहे हैं कि यहां से जो आपके पास रेखाएं हैं वो एक फिक्स रेखा हो चुकी है, उसकी स्थिति फिक्स हो चुकी है, निर्धारित हो चुकी है कि वो रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर ही जाएगी। तो आपने देखा कि ये आपके पास एक ही रेखा आ रही है। अब आप ये ध्यान रखें कि अगर आप इस रेखा को आगे भी बढ़ा दें तो वो रेखा तो एक ही रहेगी, क्योंकि रेखा का कोई सिरा नहीं होता, रेखा आगे पीछे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन रेखा बेसिकली आपने देखा वो एक ही है। इस तरीके से आपने देखा अगर आपको कोई रेखा बनानी है तो आपको कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए ही चाहिए। अब यहां पर कुछ छात्रों को संदेह हुआ, क्या हम केवल 2 बिंदु से रेखा बना सकते हैं? तो हाँ, केवल 2 बिंदु से ही आप रेखा बना सकते हैं। कैसे, तो उसको समझ लेते हैं। अगर आप मान लीजिएगा आपने 3 बिंदु लिए, एक बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, तो आप ध्यान रखें अगर आप इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा खींचते वही रेखा बाकी अगर आप आगे बढ़ाओगे तो वही रेखा सभी बिंदुओं से होकर जाएगी। इसका मतलब चाहे आप 10 बिंदु ले लें, चाहे 5 ले लें, चाहे 8 बिंदु ले लें, चाहे 12, कितने भी बिंदु ले लें, वो सभी यदि एक ही लाइन में हैं तो उनका कोई औचित्य नहीं है। बेसिकली आपको केवल 2 बिंदुओं से रेखा बन जाएगी। तो आपको यह समझ में आ गया कि केवल 2 बिंदु आपको चाहिए और आप रेखा आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए पहले वाले भाग में आपको रैखिक समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 4, तो आपको कोई से भी केवल 2 बिंदु लेने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे सबसे पहला बिंदु हम ले लें, अगर माना हमने x को 0 लिया, क्योंकि आपको बेसिकली 2 हल निकालने हैं, तो अगर आपने x को 0 लिया तो देखिए आपके पास y बराबर 4 आ जाएगा, तो आपके पास एक बिंदु आ गया 0,4। और आप दूसरा बिंदु कोई भी मत ले सकते हैं अपनी तरफ से, तो आप ले सकते हैं जैसे आपने अगर y को 0 लिया तो आप देखो आपके पास x प्लस 0 बराबर 4 अर्थात x बराबर 4 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास देखो 4,0 एक बिंदु आ जाएगा। तो आपको 2 बिंदु मिल गए, 4,0 और 0,4। आप कोई से भी 2 बिंदु बना सकते हैं अपनी तरफ से पहले, फिर आप उनको प्लॉट करेंगे अर्थात ग्राफ पर बनाएंगे। कोशिश ये करें कि एक बार x को 0 ले लें और एक बार y को 0 ले लें। अगर आपको 2 बिंदु अलग अलग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ और सोचिए। चलिए अब हम इसको यदि ग्राफ पेपर पर बनाएं तो इसको हम सबसे पहले चलिए बाद में बनाते हैं, पहले हम सभी में 2 2 बिंदु निकाल लेते हैं। तो देखिए दूसरा वाला जो समीकरण है वो है x माइनस वाई बराबर 2। तो आप यदि इसमें पहला बिंदु लेंगे तो आप मान लीजिएगा x को आपने 0 लिया, तो आप देखो माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा अर्थात y बराबर माइनस 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखो बिंदु मिल गया 0,-2। और यदि आप देखिए x को, यहां पर दूसरा ही पार्ट चल रहा है अभी हमारा, अगर आप अब y को 0 ले लें, देखिए
x माइनस 0 बराबर 2, अर्थात x बराबर 2 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए आपको जो बिंदु मिला वो मिला है 2,0 वाला, क्योंकि देखो x 2 है और y 0 है। तो इस तरीके से आपको यहां पर भी दो अलग अलग बिंदु मिल गए। अब हम तीसरे वाले भाग पर आते हैं। तो तीसरे वाले भाग में आप देखिए आपको जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है वो है y बराबर 3x। अब आप यहां से ये गौर करेंगे कि अगर आपने x को शुरुआत में 0 मान लिया तो देखिए y बराबर आपके पास 3 गुणा 0 अर्थात 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों 0 आ गए तो आपको एक बिंदु मालूम पड़ गया 0,0 हो गया, जहां से ये रेखा पास हो रही होगी। और अब आपको चूंकि दूसरा बिंदु निकालना है, तो अब यदि आप y को 0 मान लेंगे, चलिए मैं आपको लेके दिखा भी देता हूं। तो आपके पास आ जाएगा 0 बराबर 3x, तो x बराबर 0। तो आप देखो आपको तो 0,0 ही मिला। तो 0,0 आपको दो बार मिल गया, लेकिन रहा तो बिंदु एक ही ना। तो आपको बेसिकली एक बिंदु और निकालना होगा। तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है, केवल दो अलग अलग बिंदु आपको चाहिए। तो आप x का मान कुछ भी मान लीजिएगा, एक मान लिया तो y बराबर आपके पास 3 गुणा 1 आ जाएगा, अर्थात y बराबर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके पास जो दूसरा बिंदु आ जाएगा वो 1,3 आ गया। अब देखिए आपने तीन रैखिक समीकरणों में बिंदु तो निकाल लिए, दो दो बिंदु। अब हम चौथे रैखिक समीकरण के पास चलते हैं। उसमें आपको दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 3। तो यहां से देखिए 2x प्लस वाई बराबर 3 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा आपने x को 0 माना। तो देखिए अगर आपने x को 0 माना तो y बराबर, क्योंकि 0 प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिंदु मिल गया 0,3। अब बात करते हैं कि आपको एक बिंदु और चाहिए। तो अब आप y को 0 मान लीजिएगा। तो देखिए अगर आपने y को 0 माना तो आपके पास 2x प्लस 0 बराबर 3 आ गया, अर्थात x का मान 3/2 आ गया। तो आपको यहां पर देखिए एक बिंदु मिल गया 3/2,0। तो अभी आपने एक काम ये अच्छा कर लिया कि सभी चारों रैखिक समीकरणों के आपने दो अलग अलग बिंदु निकाल लिए, क्योंकि दो बिंदु से आप रेखा बना सकते हैं। तो आप सभी रेखा अब देखिए खींच सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं उसको आखिर कैसे हम उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने y अक्ष बना ली एक, और इसी तरीके से हमने यहां पर देखिए x अक्ष भी बना ली है। अब यहां से आप ये देखिए कि सबसे पहले हम यहां पर कुछ नंबरिंग कर देते हैं, अर्थात क्या क्या नंबर्स होंगे x अक्ष पर पहले हम लिख देते हैं मानों को। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से ऋणात्मक अक्ष की तरफ भी लिख देते हैं -1, -2, -3, -4, -5। ध्यान रखें ये आपके पास x अक्ष है और ये आपके पास y अक्ष है। अब हम इसी तरीके से y अक्ष की धनात्मक दिशा में लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये थोड़ा हम गैप दे देते हैं, क्योंकि देखिए जैसा x अक्ष पर आप दर्शाते जा रहे हैं वैसा ही कोशिश करिए कि आप y अक्ष पर भी दर्शाएंगे। तो देखिए यहां पर मैं पहले y अक्ष को ढंग से बना देता हूं एक बार। दो, 3, 4, 5। इसी तरीके से ऋणात्मक तरफ भी लिख देते हैं -1, -2, -3, -4, -5। तो आपने देखिए आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, लेकिन यहां पर मैं अलग से बना रहा हूं, तो मैंने इस तरीके से पहले ये कर दिया। अब हम यदि पहली रेखा बनाएं तो पहली रेखा है x प्लस वाई बराबर 4। तो यहां पर आप देखो आपको दो बिंदु मिले हैं 0,4 और 4,0। तो देखिए 0,4 आपके पास ये वाला बिंदु होगा और 4,0 आपके पास ये वाला बिंदु हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप देखो रेखा बनाएंगे। तो यदि आप रेखा बनाएंगे तो वो दोनों इन बिंदुओं को मिलाकर आप बना देंगे एक रेखा। तो आप देखिए आपने इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा बना दी। तो इस तरीके से आपके पास ये पहली रेखा आ गई है, जो कि है x प्लस वाई बराबर 4। देखिए इससे भी पास हो रही है, इससे भी पास हो रही है। अगर आप और बिंदु भी निकालते अगर इन दोनों के अलावा, तो वो
इन्हीं लाइन पर कहीं ना कहीं आ रहे होते। चलिए, अब हमने पहली रेखा बना दी, अब हम दूसरी रेखा की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी रेखा में आपके पास जो बिंदु हैं वो है 0,-2 और 2,0। तो आप देखो 0,-2 आप देखो सबसे पहले, तो 0,-2 आपके पास ये बिंदु है और 2,0 आपके पास ये वाला बिंदु है। तो अब आप एक रेखा बनाएंगे जो इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही होगी। तो देखिए वो रेखा आपके पास कुछ इस तरीके से जा रही होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो रेखा है वो आपके पास दूसरी वाली रेखा अर्थात x - y बराबर 2 हो चुकी है। तो देखिए आपने दूसरी वाली रेखा भी बना दी। अब हम तीसरी रेखा की बात करते हैं, अर्थात तीसरे वाले भाग में जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है वो है y बराबर 3x। तो उसके लिए आप देखो आपको दो बिंदु चाहिए, एक तो y 0,0 आया है और एक बिंदु 1,3 है, क्योंकि देखो ये बिंदु दोबारा रिपीट हुआ है इसलिए एक ही बार गिनेंगे ना आप। तो 0,0 और 1,3। तो आप देखो 0,0 तो ये बिंदु होगा क्योंकि x और y दोनों यहां पर 0 हैं, और 1,3 यदि आप बिंदु निकालेंगे तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से देखो यहां पर आ जाएगा, क्योंकि x 1 है आप देख सकते हैं और y आपके पास 3 है। तो अब आपको इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखा बना देनी है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। तो चलिए ये रेखा आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो आप तो पैमाने से बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल सीधी रेखा आएगी, आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये जो रेखा है आपके पास y बराबर 3x हो गई है। अब हम चतुर्थ वाले भाग की तरफ चलते हैं। इस वाले भाग में आप देखिए आपके पास दो बिंदु आए हैं, एक आया है 0,3 और एक आया है 3/2,0। तो सबसे पहले आप 0,3 वाला बिंदु दर्शा दीजिएगा। तो देखिए 0,3 वाला बिंदु आपके पास यहां पर है और 3/2,0 अर्थात 1.5,0 मतलब ये वाला बिंदु आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो कि आप यदि इसको बनाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, और इसको आप पीछे की तरफ भी बना देंगे। तो इस तरीके से ये जो लाइन आपने बनाई है वो आपके पास चतुर्थ रैखिक समीकरण हो गया, अर्थात 2x + y बराबर 3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने चारों लाइन यहां पर बना दी है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। आपको बोला गया है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए 2,14 से आपको केवल दो रेखाएं लिखनी है। वैसे तो आप अनंत रेखाएं लिख सकते हैं, हम कारण भी समझेंगे आखिर क्यों ऐसा हम लिख सकते हैं अनंत रेखाएं। तो अब चूंकि आपको दो रेखाएं लिखनी है तो सबसे पहले आप इसमें निश्चिंत होकर कुछ भी मान लीजिएगा, जैसे आप x और y में कुछ भी एक रिलेशन मान लीजिएगा। जैसे आप मान सकते हैं x + y बराबर, मान लीजिएगा आपने c माना, तो बेसिकली आपको c का मान ज्ञात करना है। ये चलिए पहली रेखा अपनी होगी, मैं अभी आपको और भी रेखाएं लिख के दिखाऊंगा। आपका मन करता है यदि 2x + 3y मानने का, तो आप इस बराबर d मान लीजिएगा, मतलब आपको d का मान चाहिए। देखिए अभी तो हमसे केवल दो ही रेखाएं पूछी गई थी, लेकिन हम अभी और रेखाएं भी आपको समझा देते हैं ताकि आप अगर समझेंगे तो आप और भी रेखाएं अपनी तरफ से लिख पाएंगे। अगर आपका मन करता है 4x - y कुछ इस तरीके से मानने का, तो आप इसको मान लीजिएगा और यहां पर आप e मान लीजिएगा, और हम चौथी रेखा लिखेंगे। अगर आपका मन करता है कुछ भी मानने का, जैसे 5x + y है, तो आप इसको f मान लीजिएगा, अर्थात f का मान निकालेंगे। अब आप देखो आपको तो 2,14 से पास होने वाली रेखा चाहिए, तो x का मान 2 और y का मान 14 आप लगा दीजिएगा। तो 2 + 14 बराबर c आ गया, अर्थात c का मान 16 आ गया। इसका मतलब जो रेखा आपके पास आएगी वो x + y बराबर 16 हो जाएगी। अर्थात ये ऐसी रेखा है जो 2,14 से गुजरेगी। तो आपने एक रेखा तो ज्ञात कर ली। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप और भी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए दूसरी रेखा में x का मान आप 2 लगाइए, क्योंकि 2,14 से ही गुजर रही है, और y का मान 14 लगाया, बराबर d आया। तो आप देखो d बराबर, ये तो देखो 4 आ गया, प्लस ये आपके पास 42 आ गया, अर्थात 46 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास देखो दूसरा समीकरण आ गया, 2x + 3y आएगा यहां पर आपके पास, 3y बराबर 46।
तो आपने देखिए यहाँ पर दूसरी समीकरण भी लिख दी जो कि 2x प्लस 3y बराबर 46 आई है। अब यहां पर हम देखिए तीसरा भी लिख देते हैं एक बार को। आप x का मान 2 और y का मान 14 लगा दीजिएगा क्योंकि 2,14 से गुजर रही है। तो 4 2 y का मान 14 बराबर ई देखिए आपके पास 4 दूनी 8 माइनस 14 अर्थात -6 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास देखिए समीकरण आ जाएगा 4x माइनस वाई बराबर -6। इसका मतलब ये तीसरी ऐसी रेखा होगी जो 2,14 से गुजर रही होगी। अब हम अंतिम पर चलते हैं, चौथी रेखा पर हम। तो x का मान आप 2 लगाएंगे बार बार और y का मान 14 लगाएंगे, तो ये f आ गया। तो f आप देखो ये तो 10 आ गया, 10 प्लस 14 24 आ गया। तो इस तरीके से 5x प्लस वाई बराबर आपके पास 24 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ पर 4 रेखाएं लिख दी हैं, जबकि आपसे पूछी तो 2 ही रेखाएं गई थी। अगर आपसे इस तरीके से 10 रेखाएं भी पूछी जाएं तो आप इसी तरीके से लिखते जाएं और आपके पास अनंत रेखाएं आ जाएंगी। अब आप देखिए ये पहला भाग हल हो गया हमारा। अब इसमें आगे बोला गया कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। तो यहां पर इस प्रकार की आप अनंत रेखाएं बना सकते हैं और क्यों बना सकते हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए 2,14 आपके पास केवल एक बिंदु है। अब आप ये देखिए कि एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं बना सकते हैं। जैसे आप देखो, अगर हम एक रेखा बना दें, देखिए जो इससे गुजर रही है, देखिए एक रेखा कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं हम। आप देख सकते हैं कि एक रेखा कुछ इस तरीके से भी बन सकती है। आप देखिए एक रेखा आपके पास कुछ इस तरीके से भी बन सकती है। आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि एक रेखा आपके पास कुछ इस तरीके से ही बन सकती है। अब आप ये मत सोचिए कि इसका मतलब ये 5-6 रेखाएं बन सकती हैं। ऐसी आपके पास अनंत रेखाएं हो सकती हैं एक बिंदु से गुजरने वाली। आप देखो आपने एक रेखा ये बना दी, एक रेखा ये बना दी, इसका मतलब ये हुआ कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि मैं यहां पर इसका उत्तर लिख देता हूं, चूंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, अतः 2,14 से अनंत रेखाएं बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 2 का कारण सहित उत्तर भी बता दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। तो आप देखो यहां पर आपको बोला गया है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको जो समीकरण दिया हुआ है वो है 3y बराबर ax प्लस 7। अब आप ये समझिए कि अगर इसका आप आलेख बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म का है। तो अब जैसे मान लीजिएगा कि इसका आलेख कुछ इस तरीके का आया। अब आलेख पर अर्थात इस लाइन पर स्थित है 3,4, इसका मतलब तो ये हुआ कि 3,4 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा होगा। इसलिए 3,4 से संतुष्ट करा देंगे आप। तो हम लिख सकते हैं 3,4 से संतुष्ट कराने पर, क्योंकि आलेख पर स्थित होना मतलब लाइन पर स्थित है, मतलब इसको संतुष्ट करा रहा होगा। इसका मतलब x बराबर 3 आप रख दोगे और y बराबर 4 रख दोगे, क्योंकि ये 3 जो होगा वो x निर्देशांक हो गया और y 4 हो जाएगा। तो यहां से आप देखो 3 गुणा 4 बराबर a, x का मान 3 प्लस 7 आपके पास हो जाएगा। तो आप गौर करने पर पाएंगे 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 12 बराबर 3a प्लस 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए 3a बराबर 7 को आप पक्षांतर करिए बाईं तरफ, तो 12 माइनस 7 आ गया। फिर आप देख रहे हैं कि आपके पास 3a ये हो जाएगा 5 और फिर a का मान 5/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे a का मान ही पूछा गया था और a का मान आपने ज्ञात कर लिया है जो कि 5/3 के बराबर आया है। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे।
इस प्रश्न में आपको बोला गया कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। देखिए आपको आगे दिया हुआ है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया यदि y रुपए हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जो तय की गई कुल दूरी है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं तय दूरी है वो आपके पास x किलोमीटर हो जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं x किलोमीटर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर तथा x माइनस 1 किलोमीटर, और इसको लिखने का औचित्य भी आप समझ सकते हैं क्योंकि आपको किराए अलग अलग दे रखे हैं, क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया तो 8 रुपए और बाकी का जो भी किलोमीटर आप चल रहे हैं उसका किराया 5 रुपए सबका रखा गया है। तो इस तरीके से आपके पास कुल किराया जो हो जाएगा वो आ जाएगा। देखिए 1 किलोमीटर का किराया आपके पास 8 है, अर्थात 8 गुणा 1 किलोमीटर प्लस, अब आप देखो x माइनस 1 किलोमीटर यदि आप चले हैं बाद में टैक्सी से तो उसका किराया पर किलोमीटर 5 रुपए है, अर्थात टोटल किराया 5x माइनस 1 हो जाएगा उन बाकी बचे किलोमीटर्स का। तो जब आप इनकी गणना करोगे तो ये देखो आपके पास 8 प्लस 5x माइनस 5 हो गया। अब ये कुल किराया, लेकिन आपको तो बोला भी गया कि कुल किराया, तो प्रश्न में y रुपए दिया गया है, अर्थात ये y बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो y बराबर आपके पास 3 प्लस 5x हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये आपके पास ax प्लस dy प्लस c बराबर 0 वाली रूप है, क्योंकि आप अगर एक तरफ पक्षांतर करेंगे किसी को भी और एक तरफ 0 बनाएंगे तो ये उसी तरीके का रैखिक समीकरण आपको दिखाई देगा। अब चूंकि ये आपके पास रैखिक समीकरण आ गया, क्योंकि आपको बोला गया था कि आप रैखिक समीकरण सबसे पहले तो बनाएंगे, तो आपने ये रैखिक समीकरण बना दिया जो कि y बराबर 3 प्लस 5x आया है। अब यहां पर इस बात को ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपकी उत्तर पुस्तिका में आंसर कुछ इस तरीके से दिया हो y माइनस 3 बराबर 5x, तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आप इसमें ये देखिए कि इसमें हमने 3 को पक्षांतर कर लिया है। तो कभी ऐसा ना सोचें कि आंसर देखने में अलग लग रहा है तो गलत ही होगा किसी ना किसी का, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। हो सकता है 5x को पक्षांतर कर लें तो कोई निश्चिंत रहने वाली बात है पूरी है। अब यहां पर चूंकि आपको आलेख बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए हमने सीखा था कि आपको 2 बिंदु तो चाहिए ही होंगे। तो सबसे पहले आप उन दोनों बिंदुओं को निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, अगर आपने x को 0 माना तो आप लिखोगे y बराबर 3 प्लस 5 गुणा 0। तो यहां से देखो y बराबर 3 प्लस 0 अर्थात y बराबर 3 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास पहला जो हल आएगा वो तो 0,3 आएगा। आप निकालने को तो और भी हल निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें केवल 2 ही हल से ही आपका काम हो जाएगा, तो आप ज्यादा मेहनत ना ही करें। अब आपको y का मान कुछ भी मान लीजिएगा और x का मान निकालिए। तो y का मान देखो, अगर आप 0 मान लोगे तो x का मान -3/5 आएगा, तो -3/5 भी बिल्कुल सही है, आंसर तो बिल्कुल आएगा उससे भी, लेकिन कोशिश करें कि कुछ अच्छा मान आए, पूर्णांक वाला मान आए। तो आप y को यदि 3 मान लें तो आप देखिए आपके पास हो जाएगा 3 बराबर 3 प्लस 5x। तो यहां से आप देखो 3 माइनस 3 बराबर 5x हो जाएगा, 5x बराबर 0, अर्थात आपके पास x बराबर 0 आ जाएगा। और यदि आप इनको बिंदु के रूप में लिखेंगे तो पहले x निर्देशांक अर्थात 0 और फिर y निर्देशांक अर्थात 3। तो आपके पास 0,3 आया। तो आपने एक बात गौर करी होगी यहां पर कि हमने दोनों बिंदु जो निकाले वो दोनों बराबर आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप y को 3 ना माने, क्योंकि y को 3 मानने पर वही बिंदु आ रहा है। तो ऐसा आपके केस में भी हो सकता है, जब आप करें तो आप कुछ और बिंदु मान लीजिएगा। तो आप y को 6 मान लीजिएगा, या आप y को ऐसा करिए 8 मान लीजिएगा। तो आपने माना y बराबर आपने 8 मान लिया, तो देखो 8 बराबर 3 प्लस 5x आ गया। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास आ जाएगा 5x बराबर 5 अर्थात x बराबर 1। तो इस तरीके से बिंदु 1,8 आपके पास आ जाएगा। अब चूंकि आपने बिंदु निकाल लिया 1,8 अर्थात आपके पास देखो 2 बिंदु आ गए, एक 0,3 और एक 1,8। अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप x अक्ष और y अक्ष बना लीजिएगा। तो देखिए ये आपके पास x अक्ष हो गया और ये आपने y अक्ष बना दिया। अब यहां पर आप इन बिंदुओं को दर्शा देंगे। तो देखिए ये आपके पास 0 हो गया,
ये 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आप y अक्ष पर देखेंगे तो देखिए ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे तो ये -1 -2 -3 -4। तो आपके पास तो देखिए वैसे ग्राफ पेपर होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर इस तरीके से पहले ऐसे बनाएंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, फिर उन पर ऐसे पॉइंट्स दर्शाएंगे। अब आप देखो कि आपको दो बिंदु आपके पास आए 0,3 और 1,8, तो इनको आप दर्शा दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं 0,3 अर्थात x 0 और y 3 है, मतलब ये वाला बिंदु है। और दूसरा बिंदु आपके पास देखिए आया है 1,8 अर्थात x 1 है और y 8 है, मतलब देखिए आपके पास ये वाला बिंदु आ चुका है। देखिए x 1 है और y 8 है यहाँ पर, अर्थात अब आप इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली एक लाइन बना देंगे। तो इस तरीके से आप देखो कि आपके पास जो लाइन आएगी वो इस तरीके से कुछ आ जाएगी, और इसी को मैं लाइन को पीछे बना दूंगा। तो पीछे की तरफ यदि बनाऊं मैं इस लाइन को तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये वो लाइन है जो हमारी समीकरण आई है, और वो समीकरण आप देखिए हमारे पास आया था y बराबर 3 + 5x। तो इस तरीके से आपने आलेख भी बना दिया है उस समीकरण का। देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। आप देखिए सबसे पहले हम एक आलेख को हल करेंगे जिसमें हमारे पास है आकृति 4.6 के लिए। तो आकृति 4.6 आप देखिए ये वाला आलेख है बेसिकली आपके पास, तो आप इसको हल करेंगे। अब यहां पर आप गौर करेंगे तो देखो ये रेखा आपके पास जा रही है, तीन बिंदु आपको दर्शाए गए हैं, एक है -1,1, दूसरा बिंदु है आपके पास 0,0 और तीसरा बिंदु है 1,-1। और आप देखो आपके पास यहाँ 4 विकल्प हैं और आपको सही विकल्प चुनना है। अब यहां से आप ये देखिए कि अगर आप पहला वाला विकल्प देखेंगे तो -1,1 है, तो y बराबर x से पहले वाले विकल्प के लिए मैं आकृति 4.6 के लिए बात करता हूं सबसे पहले। तो आपको सभी विकल्पों को एक एक करके जांचना पड़ेगा। तो जैसे आप ये देखो y बराबर x है, अब ये तो -1,1 से भी गुजर रहा है, तो क्या आप देखो -1,1 के लिए ये 1 बराबर -1 होगा, लेकिन ये तो आप जानते हैं तो गलत है। इसका मतलब ये y बराबर x का ग्राफ तो नहीं है। ध्यान रखें हर बिंदु संतुष्ट करना चाहिए जो इस पर आ रहा है। इसी तरीके से x + y बराबर 0 के लिए आप चेक करेंगे तो देखियो x + y बराबर 0 के लिए अगर आप चेक करोगे तो आप देख रहे हो -1 + 1 लगाओगे तो वो 0 आया, तो ये भी सही है। फिर आप 0,0 के लिए संतुष्ट करके देखोगे तो 0 + 0 ये भी आपके पास 0 आया, तो ये भी आपको पता लगा कि हाँ ये भी संतुष्ट कर रहा है। फिर आप देखिए तीसरा बिंदु है 1,-1, उसके लिए भी देखेंगे तो देखो 1 + -1, ये 1 - 1 अर्थात 0 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा ये तो हर केस में संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है आपके पास आकृति 4.6 में वो x + y बराबर 0 के लिए ही हो जाएगा। आप चाहें तो बाकी ग्राफ के लिए भी इसको चेक कर सकते हैं, बाकी समीकरण के लिए। जैसे देखिए मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने ही चाहिए। अब यहां पर देखो तीसरा समीकरण है आपके पास y बराबर 2x, तो आपको तीनों बिंदु चेक करने चाहिए, तो आप पहला बिंदु ही ले लेंगे। अगर 1,-1 तो यहां से आप देख रहे हो कि -1,1 है पहला बिंदु आपके पास, तो आप देखो x की जगह -1 लगाओगे तो -2 बराबर 1 आएगा। आप देख रहे हैं ये तो बराबर होता ही नहीं है, इसका मतलब संतुष्ट ही नहीं किया, तो ये तीसरा वाला समीकरण तो नहीं होगा।
अब हम चौथे समीकरण पे जाते हैं, वो है 2 + 3y बराबर 7x। तो देखिए 2 + 3y बराबर 7x। अब आप देखो -1, 1 चेक करोगे तो ये आ जाएगा 2 - 3 बराबर, सॉरी ये आ जाएगा 7 गुणा -1, क्योंकि y की जगह 1 और x की जगह -1 लगाओगे तो 5 बराबर -7 आया। और ये तो आपको समझ में आया कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो LHS और RHS बराबर ही नहीं आए। तो आपने केवल ये देखा, केवल हमारे पास एक ही ऐसा समीकरण आ रहा है जो इन तीनों बिंदुओं को दर्शा रहा है, अर्थात ये जो दिया हुआ ग्राफ है इस आकृति 4.6 में, वो x + y बराबर 0 के लिए सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका ये सही हो चुका है। अब हम आकृति 4.7 के लिए देख लेते हैं। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, आकृति 4.7 के लिए। तो आप देखो ये जो लाइन है 4.7 में, वो 3 बिंदु आपको दिए हुए हैं, -1,3, 0,2 और 2,0। मैं लिख भी देता हूं, -1,3, 0,2, 2,0। ये आपको लाइन पॉइंट बता दिए गए। वैसे तो अनंत पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स आपको ग्राफ पर बता दिए गए कि हाँ इन तीनों पॉइंट से तो लाइन पास हो रही है। अब आप इसमें भी देखेंगे, यदि पहला समीकरण आप देखोगे y बराबर x + 2 है, तो देखिए y बराबर x + 2, इसके लिए आप चेक करो। तो आप यदि चेक करोगे तो x का मान आप -1 लगाओगे, y का मान 3, 3 बराबर -1 + 2, तो 3 बराबर 1 आया। तो आपको समझ में आया कि ये तो गलत है। जैसे ही एक ही बिंदु अगर सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब तो आगे वाले करें नहीं करें ये तो गलत है ही वैसे भी। चलिए अब हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है y बराबर x - 2। चलिए y बराबर x - 2 के लिए चेक करते हैं। अब यहां पर आप देखो सबसे पहला बिंदु है -1,3, अर्थात y की जगह 3, x की जगह -1। तो देखो ये 3 बराबर -3 आया। तो आपको समझ में आया ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दूसरा समीकरण भी सही नहीं होगा अपने उत्तर में। तीसरा है y बराबर -x + 2। तो आप देखो तीसरा समीकरण है y बराबर -x + 2। तो अगर आप देखो पहले आप बिंदु देखोगे -1,3, तो ये 3 बराबर -1 + 2, तो ये 3 बराबर 1 + 2 अर्थात 3 बराबर 3 आया। तो ये आपको समझ में आया कि ये तो अभी सही है। अब आप और बिंदु चेक करके देखेंगे तो 0,2 डालोगे, अर्थात x का मान 0, y का मान 2। तो आपको समझ में आया कि 2 बराबर 2, ये भी बिल्कुल सही है। अब आप अंतिम बिंदु अर्थात 2,0 लगाकर भी देखेंगे। तो देखिए x का मान आपको 2 लगाना है, y का मान 0, ये 0 बराबर 0 आया। तो आपको समझ में आया कि ये एक ऐसा समीकरण है जो इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम चौथे भाग को भी हल करके देखेंगे। तो अब देखो चौथे वाले भाग में आपको दिया हुआ है x + 2y बराबर 6। तो यहां से आप देखो चौथे वाले भाग में x + 2y बराबर 6 आपको दिया हुआ है। अब यहां पर सबसे पहला बिंदु है आपके पास -1,3, तो x का मान 3, y का मान आप -1 लगाओगे बराबर 6, 3 - 2 बराबर 6, तो आपको 1 बराबर 6 मिला। और आप जानते हैं 1 बराबर 6 तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, अर्थात LHS और RHS ही बराबर नहीं आई। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि ये जो तीसरा समीकरण था y बराबर -x + 2, ये ही एक ऐसा समीकरण होगा जो दिए गए ग्राफ को सही दर्शा रहा होगा। तो इस तरीके से आकृति 4.7 में जो तृतीय विकल्प है y बराबर -x + 2, वो सही हो जाएगा। तो अब देखिए हम प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर आपको आगे लिखा हुआ है, इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर आपको बोला गया है कि जो किया गया कार्य है वो तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो माना पिंड द्वारा
किया गया कार्य, आपने यदि उसको y मान लिया तो आपको बोला गया है जो y है वो तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मान लीजिएगा तय दूरी x है, तो आपको सबसे आसान भाषा में ये दे दिया गया कि y अनुक्रमानुपाती है x के, ये आपके पास प्रश्नानुसार दिया हुआ है। अब यहां से आप एक बात गौर करिए कि जब आप इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो आप जानते थे एक अचर पद आपके पास आ जाएगा अर्थात k आ गया, तो आप y बराबर kx लिख सकते हैं। तो अब यहां पर आप आगे देखोगे तो आपको बोला गया है कि अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपने देखा कि अनुक्रमानुपाती के रूप में था, तो आपके पास ये एक समीकरण हो गया y समानुपाती है x के, या अनुक्रमानुपाती है, तो y बराबर kx आ गया। फिर बोला गया कि जो अचर है अर्थात k जो है वो 5 आप ले लीजिएगा। तो इस तरीके से चूंकि k बराबर आपके पास 5 है इसलिए y बराबर आपके पास 5x हो जाएगा। तो आपने y बराबर 5x भी कर लिया, बेसिकली आपने तय की गई दूरी और कुल कार्य में एक संबंध ज्ञात कर लिया है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है बेसिकली समीकरण के रूप में। अब देखिए हम आलेख बाद में निकालेंगे, पहले हमें बोला गया था कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी आपको दी हुई है तो किया गया कार्य आप ज्ञात कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप देखो, अब अगर हम पहले भाग में बढ़ें तो पहले भाग में आपको तय की गई दूरी आपको दी हुई है 2 मात्रक, अर्थात आपको x का मान 2 दिया हुआ है क्योंकि तय की गई दूरी तो आपने x मानी थी। तो चूंकि जब x 2 है तो y बराबर आप देखो 5 गुणा 2 अर्थात y बराबर 10 मात्रक आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब जब पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक होगी तब किया गया कार्य 10 मात्रक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने भाग 1 हल कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो भाग 2 में आप देखिए आपको बोला गया है कि जब उसने कोई भी दूरी तय नहीं करी अर्थात 0 मात्रक दूरी तय करी है तब आपको y निकालना है। तो y देखिए 5 गुणा 0 हो जाएगा क्योंकि x का मान आप 0 लगा देंगे इसमें, तो y बराबर 0 मात्रक आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तय की गई दूरी 0 थी तब पिंड द्वारा किया गया कार्य भी 0 ही हो जाएगा, अर्थात अगर पिंड दूरी कोई तय नहीं करेगा तो किया गया कार्य भी 0 ही होगा, अर्थात कोई कार्य ही नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने उन भागों को तो दर्शा दिया। अब बात आती है कि आपको y बराबर 5x का आलेख भी बनाना है। तो अब चूंकि आप देखो y बराबर 5x का आपको आलेख बनाना है तो आप सबसे पहले 2 बिंदु तो निकालेंगे ही निकालेंगे। तो माना आप x को 0 रख दीजिएगा, तो देखिए y बराबर आपके पास 5 गुणा 0 अर्थात 0 आ जाएगा। तो आपको एक हल मिल गया 0,0। अब चूंकि आपको तो दूसरा हल और चाहिए क्योंकि एक रेखा जब भी होती है तो आपको 2 बिंदु चाहिए एक लाइन बनाने के लिए। तो अगर आप x का मान 1 ले लें तो y का मान आपके पास 5 गुणा 1 अर्थात y बराबर 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से 1,5 आ जाएगा आपके पास। और आप एक बात और गौर करिए, अगर आप इन बिंदुओं को ना भी निकालते तब भी आप देखो आपके पास ये 2 बिंदु बेसिकली पहले से ही दिए हुए हैं। जब x 2 है तो y 10 है अर्थात 2,10, और जब x 0 है तो y 0 अर्थात 0,0। तो आप इन बिंदुओं का भी सहारा ले सकते थे, और अगर आप चाहें तो अलग से भी आप अपने निकाल सकते हैं, जैसे हमने 1,5 अलग से निकाल लिया। तो अब हम देखिए यहां पर ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने x अक्ष बना दी और ये हमने यहां पर एक y अक्ष बना दी। अब यहां पर देखिए ये y अक्ष है और ये आपके पास x अक्ष हमने बना दी है। अब यहां पर हम कुछ बिंदुओं को दर्शा देते हैं। तो देखिए ये 0 मान लिया, ये 1 2 3 4 5, और इधर देखोगे तो -1 हमने दर्शा दिया, -2 -3 -4 -5। इसी तरीके से आप देखिए y अक्ष पर भी दर्शा देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6, और इसी तरीके से आप ऋणात्मक y अक्ष पर भी दर्शाएंगे। तो -1 -2 -3 -4। तो अब आप देखो कि आपके पास 2 बिंदु आपको चाहिए थे और 2 बिंदु आपने निकाल लिए 0,0 और 1,5। तो आप देखो 0,0 तो यहां पर कहीं होगा,
अर्थात x भी 0 और y भी 0 है, तो ये 0,0 हो गया। और आपके पास दूसरा बिंदु 1,5 है, तो आप देखो 1,5 आपके पास कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। जब 1 से आप y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे और 5 से आप x अक्ष के समांतर, मतलब ये बिंदु आपको मिल गया 1,5। तो अभी आप इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और जो रेखा आएगी वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो इन दोनों को बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखिए आप तो पैमाने का सहारा ले सकते हैं। यहां पर देखिए ये एक रेखा आई है और इस रेखा को आप पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो रेखा आई है वही आपका समीकरण हो जाएगी, जो कि y बराबर 5x थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने उस समीकरण का आलेख भी बना दिया है। तो अब देखिए हम प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान किया है। अर्थात इन दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए हुए हैं। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। और आपको देखिए आगे हिंट दिया हुआ है बेसिकली, और फिर आपसे बोला गया है कि इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको वहां पर हिंट नहीं दिया होगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर 100 रुपए अंशदान किया है। तो मान लीजिएगा यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान रुपए x है, और आपने इसी तरीके से मानेंगे कि फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान रुपए y है। तो यहां पर आपने देखो दोनों का अलग अलग अंशदान मान लिया। अब चूंकि प्रश्नानुसार तो आपको बोला गया है कि जो कुल योगदान होगा, अर्थात जो कुल अंशदान है मिलकर इन दोनों ने जो किया है वो 100 रुपए है। अर्थात प्रश्नानुसार आपके पास हो गया x प्लस वाई बराबर 100। तो इस तरीके से आपने देखो ये समीकरण लिख दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं आपको बोला गया था कि एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। तो बहुत आसानी से आपने लिख दिया कि x प्लस वाई बराबर 100 आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास रैखिक समीकरण तो आ गया, मतलब पहला भाग बेसिकली आपके पास हल हो गया। अब यहां से आप देखो आपको आलेख बनाने को बोला गया है। तो आप देख रहे हैं आपके पास ये एक रैखिक समीकरण है, अर्थात एक रेखा, अगर हम इसका आलेख बनाएंगे तो एक रेखा आएगी, सरल रेखा। तो उसके लिए आपको 2 बिंदु चाहिए। देखिए आप बनाने को तो 10 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, 8 बिंदु जितने निकालना चाहें उतने निकाल ले, लेकिन कम से कम 2 तो आपको निकालने ही होंगे। और अगर आप 2 बिंदु निकालते तब भी आप एक रेखा बना सकते हैं। ये ऐसा हम पहले भी समझ चुके हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहले आप x को कुछ भी मान लीजिएगा। अगर आपने x को यहां पर 0 माना तो y आपके पास देखो 100 माइनस x, अर्थात 100 माइनस 0 बराबर 100 ही आ जाएगा। तो आपको एक बिंदु मिल गया 0,100। अब आपको चूंकि दूसरा बिंदु भी चाहिए, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मानेंगे, x को या y को आप क्या मानते हैं, उससे आप दूसरा वाला चर निकालेंगे। तो कोशिश किया करिए कि एक बार x को 0 मान लें और एक बार y को 0 मान लें, अदरवाइज तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, सभी सही है। तो आपने अब y को 0 माना तो देखो x प्लस 0 बराबर 100 आ जाएगा। तो x बराबर आपके पास 100 आ जाएगा यहां से। तो आपको जो बिंदु मिला वो हो जाएगा 100,0। तो इस तरीके से आपने 2 बिंदु ज्ञात कर लिए, एक तो 0,100 और एक 100,0। अब आपको चूंकि बोला गया था आपको आलेख बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए आपको x अक्ष और y अक्ष बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हम x अक्ष और y अक्ष पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया x अक्ष, और अभी हम y अक्ष भी बना लेते हैं। तो ये हमने y अक्ष बना दिया। अब यहां पर आप ये देखो कि आपको जो बिंदु दर्शाने हैं वो 0,100 और 100,0 हैं, अर्थात ये काफी बड़े बिंदु हैं। तो देखिए जब आप ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे तो उस बात का ध्यान रखें कहीं एक एक करके ना माने,
हो सकता है एक एक करके मानने पर आप 100 दिखाई ना पाए उस ग्राफ पेपर पर। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपना पैमाना मानते हैं उन खनों का। जैसे ग्राफ पेपर में आप मान सकते हैं एक खना 20 मात्रक के बराबर है, एक खना 50 मात्रक के बराबर है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं देखिए यहाँ पर मैं 100 नहीं बना सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि 20-20 के अंतराल पर मतलब बना देता हूं। जैसे ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने 80 मान लिया, या मैंने यहाँ पर देखिए 100 मान लिया, यहाँ 120 हो गया, यहाँ 140 हो गया। इसी तरीके से मैं y पर भी मान लूंगा। तो देखिए ये 20, ये 40 हो गया, ये 60 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 80 हो गया, 100, 120, 140। आप और भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब आप ये देखो कि आपने कुछ इस तरीके से मान लिया, आप चाहें तो 10-10 के अंतराल पर भी मान सकते हैं। ये पूरा आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे मानना चाहें। अब आपके पास दो बिंदु थे 0,100 और 100,0। तो 0,100 मतलब y अक्ष पर आएगा क्योंकि x निर्देशांक 0 है, तो ये 0,100 आ गया। और 100,0 x अक्ष पर आएगा क्योंकि y निर्देशांक 0 है। तो अभी आप इन दोनों को मिलाकर एक लाइन बना देंगे। तो देखिए इन दोनों को मिलाकर आपने एक लाइन बना दी, ये देखिए ये लाइन आपके पास आ गई है। और अब आप इस लाइन को बढ़ा देंगे। तो देखिए पीछे की तरफ आप बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि लाइन का कोई छोर नहीं होता, वो दोनों तरफ बढ़ती ही रहेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपके पास एक लाइन बन गई है जो कि x प्लस वाई बराबर 100 को दर्शा रही है, अर्थात इस आलेख को दर्शाएगी। और आपको इस आलेख को दर्शाने को ही बोला गया था। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को हल कर दिया है। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 4.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब यहां पर आप देखिए आपको आगे लिखा हुआ है, कुछ भाग दिए हुए हैं। पहले भाग में बोला गया है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो देखिए सबसे पहले हम पहला भाग हल करेंगे, फिर बाकी एक एक करके सभी भागों को हल करेंगे। तो यहां पर आपको बोला गया कि F बराबर 9/5 C प्लस 32 होता है। ये वैसे आपने भौतिकी में पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें, ये आपको दिया भी है। यहां पर आपको बोला गया कि फ़ारेनहाइट को आप y अक्ष मान लीजिएगा। अगर हम y अक्ष मानेंगे तो हम सीधे y ही लिख देते हैं यहां पर, और सेल्सियस को हमने x अक्ष मान लिया, तो हम इसे x प्लस 32 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको चूंकि रैखिक समीकरण का आलेख निकालना है, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको दो बिंदु तो चाहिए ही होंगे। तो सबसे पहले हम दो बिंदु निकालते हैं। तो माना आप x को 0 मान लीजिएगा एक बार, तो आप देखिए y बराबर आपके पास 0 प्लस 32 आ जाएगा, अर्थात y का मान आपके पास 32 आ गया। अब आपने x को 0 माना तो y 32 आ गया, इसका मतलब आपको एक बिंदु मिल गया 0,32, या आप बोल सकते हैं इस समीकरण का एक हल मिल गया। अब इसी तरीके से आप एक बिंदु और निकालेंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आप y को 0 मानते हैं या क्या करते हैं, लेकिन आपके ऊपर निर्भर है। तो देखिए अगर आप x को 5 मान लेते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं y बराबर ये आ जाएगा 9/5 गुणा 5 प्लस 32। तो आप देखिए यहां से 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 9 प्लस 32 अर्थात y का मान 41 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दूसरा बिंदु मिल गया 5,41। चलिए अब यहां से आपको चूंकि दो बिंदु तो मिल गए, अब आपको आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए आपको x अक्ष और y अक्ष बनानी पड़ेंगी। तो चलिए x अक्ष और y अक्ष हम बना देते हैं। देखिए ये हमने x अक्ष बना दी, और इसी तरीके से देखिए हमने यहां पर एक y अक्ष बना दी। अब आप देखिए कि आपको यहां पर ये बिंदु तो 0 मिल गया, क्योंकि जहां x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु होता है उसे हम मूल बिंदु बोलते हैं।
मतलब वहां x और y दोनों के मान 0 होते हैं। अब हम सबसे पहले देखिए x के अक्ष पर कुछ मान रख देते हैं, जैसे 1, 2, या देखिए यहां पर एक बात आप गौर करेंगे तो आपको 32 और 41 भी चाहिए, मतलब y में। तो आप देखो 32 और 41 हो सकता है आप एक बार में इतने ना कर पाए जब एक एक के अंतराल में बनाएं, तो आप यहां पर कोशिश करें कि 5 5 या 10 10 के अंतराल में आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो देखिए जैसे मैं यहां पर 5 5 के अंतराल में बना देता हूं, तो देखिए मैं 5 5 के अंतराल में बनाता हूं, तो ये देखिए मैंने 5 कर दिया, ये 10 हो गया, यहां 15 हो गया, यहां 20 हो गया, ये 25 हो गया। इसी तरीके से देखिए मैं यहां करूंगा तो ये -5, -10, -15, -20, -25। अब आप देखिए x अक्ष पर भी आप करने के बाद अब y अक्ष पर आएंगे, तो देखिए ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और ये देखिए मैं ऊपर थोड़ा बना देता हूं, ये आपके पास मान लीजिएगा यहां पर 45 आ गया। इसी तरीके से आप नीचे भी बनाएंगे, तो देखिए -5, -10, -15 और -20। अब यहां पर आप देखो कि आपको दो बिंदु तो मिल चुके थे आलेख बनाने के लिए, वो बिंदु थे आपके पास 0,32 और 5,41। तो सबसे पहले आप इन बिंदुओं को दर्शाएंगे, तो आप देखिए 0,32, तो x 0 है और y 32 है, तो 30 से 35 के बीच में मान लीजिएगा यहां पर कहीं आएगा। देखिए आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा तो आप आसानी से बना पाएंगे, यहां पर मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैंने कुछ इस तरीके से आपके लिए बनाया है। अब दूसरा बिंदु था 5,41, तो देखिए 5 तो यहां पर आ गया, तो 5 से आपने YH के समांतर एक रेखा खींची, और देखो 41 कहीं यहां पर होगा तो आपने x अक्ष के समांतर यहां से रेखा खींची, और ये देखा कि ये यहां पर कहीं मिल गए, तो इस तरीके से ये बिंदु आ गया 5,41 और ये बिंदु आपके पास है 0,32। तो अभी आप इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और एक रेखा खींच देंगे। तो चलिए हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं और फिर हम एक रेखा खींचते हैं। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से रेखा आ जाएगी, और देखिए मैं अभी इसको पीछे की तरफ भी बढ़ा दूंगा, तो आप ये देखिए कि आपके पास एक ये रेखा आ गई है, यही रेखा आपको y बराबर 9/5x + 32 समीकरण का आलेख देगी। तो इस तरीके से आपको आलेख बनाने को बोला गया था, तो आपने आलेख बना दिया है। यहां पर ध्यान रखें y जो है वो फ़ारेनहाइट पैमाने के लिए तापमान था और x आपके पास सेल्सियस पैमाने का तापमान माना गया है। चलिए अब हम द्वितीय भाग पर बढ़ते हैं। तो द्वितीय भाग में आपको बोला गया है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो आप देखो आपको सेल्सियस में तापमान बोला गया है 30 डिग्री है और फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है। तो चलिए दूसरे वाले भाग पर हम बढ़ते हैं। तो देखिए फॉर्मूला तो आपके पास सेम ही है, F बराबर 9/5 C + 32। अब आपको बोला गया कि सेल्सियस पैमाने पर तापमान जो है वो 30 डिग्री है, अर्थात C का मान 30 है। तो देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान पूछा गया, अर्थात C की जगह आप 30 लगा दोगे, +32 हो गया। तो आप देखिए 5 से 30 यदि आप कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा। तो देखो F बराबर 9 का गुणा 6 से करिए तो 54 आ गया, +32। तो F बराबर आप देखिए 54 + 32 आप यदि करोगे तो आपके पास 86 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 86 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये आपका द्वितीय भाग का उत्तर हो गया। अब हम तृतीय भाग पर चलते हैं। तो तीसरे वाले भाग में आप देखिए आपको बोला गया है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अर्थात अब आप देखो कि आपको फ़ारेनहाइट में पैमाना दिया हुआ है, मतलब तापमान दिया हुआ है, और आपको सेल्सियस में पूछा गया है। तो देखिए फॉर्मूला F और C के बीच में तो वो फिक्स ही रहेगा, F बराबर 9/5 C + 32। अब यहां पर आप देखो F आपको 95 दिया हुआ है, अब चूंकि आपको C निकालना है तो आप F की जगह 95 रख दीजिएगा, तो ये आ गया 9/5 C + 32। अब 32 को देखिए आप पक्षांतर करोगे बाईं तरफ तो 95 - 32 बराबर 9/5 C, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहां से अब आप देखो 95 में से यदि आप 32 घटाओगे
तो ये 63 आ गया बराबर 9/5 सी आ गया। फिर आप गौर करने पर पा रहे हैं कि 9 से यदि हम इसको कैंसिल करें तो ये 7 बार हो जाएगा, तो सी बराबर 7 गुणा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि सी बराबर 7 इंटू 5 अर्थात 35 आ जाएगा। अब चूंकि ये सेल्सियस पैमाने पर तापमान आ गया तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था तो सेल्सियस पैमाने पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान भी निकाल दिया सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में आपने सेल्सियस पैमाने पर तापमान भी निकाल दिया है। अब हम देखिए इसके अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 4 पर। तो भाग संख्या 4 में आप देख रहे हैं कि यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अर्थात आपको यहां पर दो मान निकालने हैं, एक बार फ़ारेनहाइट को 0 कर देना और एक बार सेल्सियस पैमाने को 0 कर देना है। तो देखिए चौथे भाग में आपके पास फॉर्मूला तो सेम ही है, F बराबर 9/5 C प्लस 32। इसमें देखिए पहला भाग था यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 0 है, तो देखिए आप लिखोगे 0 बराबर 9/5 C प्लस 32। तो यहां से आप देखिए आपके पास हो जाएगा 9/5 C बराबर -32। तो आप देखिए आपके पास C आ जाएगा -160/9, क्योंकि 32 का 5 से गुणा करेंगे तिरछा गुणा, तो ये 160 आ गया और बटे 9 आपने ये कर दिया। तो अब आपको 160/9 निकालना है, अर्थात 160 में 9 से भाग देना है। तो आप देखो आपके पास ये भाग देने पर बचेगा -9 एकम 9, 70 बचा, 9 सत्ते 63, फिर देखिए 70 बचा, फिर आपके पास 9 सत्ते 63, आपके पास कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास सेल्सियस पैमाने का तापमान आ जाएगा और वो आप लिख सकते हैं -17 दशमलव। अब यहां पर आप देखो 777 कुछ इस तरीके से लिख रहा है, तो तीसरा अंक अगर 5 से बड़ा है तो आपने सार्थक अंकों में सीखा था कि ये दूसरा अंक है उसमें 1 बढ़ा देते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने चौथे पार्ट का पहला भाग हल कर दिया, जिसमें यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर तापमान -17.78 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसका दूसरा भाग था आपके पास कि यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 0 हो जाए, अर्थात C को अब आप 0 कर दोगे, तो अब आपको फ़ारेनहाइट में तापमान निकालना था, तो F बराबर 9/5 C की जगह 0 प्लस 32 हो जाएगा। तो देखो F बराबर 0 प्लस 32 आ गया, अर्थात फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट चौथा भाग हल कर दिया इस प्रश्न का। चलिए अब हम सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं इस प्रश्न के, पांचवें भाग पर। इसमें आपको बोला गया कि क्या कोई ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको तो नहीं पता कि अभी है या नहीं, आप तो केवल गणना कर सकते हो। तो अभी पहले हम केवल गणना करते हैं। तो यहां से आप देखो पांचवा भाग है, फॉर्मूला तो देखो सेम ही रहेगा, F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब आपको बोला गया कि क्या कोई ऐसा तापमान भी है जहां पर ये दोनों बराबर हो, तो आप बराबर कर दीजिएगा इनको। तो आपने F बराबर C बराबर x मान लिया, मान लीजिएगा, तो F का मान x कर दो और C का मान भी आपने x कर दिया, क्योंकि ये दोनों तो बराबर आपको कर दिए गए हैं पहले। तो यहां से देखिए x माइनस 9/5 x बराबर 32 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से देखो जब आप लासापा लोगे तो 5x माइनस 9x बटे 5 बराबर 32 ये आ गया आपके पास। तो यहां से आप देखिए आपके पास हो जाएगा माइनस का 4x बटे 5 बराबर 32। तो 4 से 32 किया तो ये 8 आ गया। तो x बराबर आप देखिए -8 गुणा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो बेसिकली इधर पहुंचा दिया आपने। तो x बराबर -40 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -40 डिग्री सेल्सियस यदि आप निकालोगे तो वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब संख्यात्मक पैमाने पर -40 एक ऐसा मान होगा जिसमें आप सेल्सियस या फ़ारेनहाइट किसी का भी मान निकालें वो हमेशा बराबर ही आएगा। तो इस तरीके से आपने ये पूरा प्रश्न हल कर दिया है।